नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने थोड़ा सा मैथ में भी इसके मतलब पढ़ा होगा। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो हम एक्चुअली दो काम जो है वो दो जो हमारे पास बेसिकली मेथड्स हैं वो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज एनी सर्किट। तो वो हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है और एक हमारे पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जो होती है या डिफरेंशिएशन जो होती है वो हमारे पास एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है जब हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चेक करने हो, जब हमने इनिशियल स्टेट देखनी हो। ऐसे यार ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? हसीब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हसीब, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ठीक है, गुड। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसको हम एरिया अंडर द कर्व भी कहते हैं। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल किसी एक खास टाइम स्पैन में हमने रिस्पांस देखना हो किसी सर्किट का या किसी नेटवर्क का, देन वी यूज द मेथोडोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह डिफरेंशिएशन है। अब फर्स्ट ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि वी want to ensure कि how much times that it can be differentiated. The order is basically showing that how much times it can be differentiated. तो हम इसके अंदर जो है वो अब देखेंगे। रफ मैंने आपको बड़ा सादा सा बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि वो कितने टाइम्स, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि ये कितने ऑर्डर ये शो करता है कि हाउ मच टाइम्स इट कैन बी डिफरेंशिएटेड। Okay, we will study a number of techniques for the solution of simplest differential equation, those of first order, such as जैसे आपको ये नजर आ रही है ये वाली इक्वेशन की आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। आपके पास यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी है। आपके पास कोई भी वेरिएबल है साहब, और डी आई अपॉन डी टी आपके पास जो है वो आपको शो कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर होती है तो इसके ऊपर डी आई स्क्वेयर अपॉन डी टी होता। तो इस तरह करके आपके पास ये चल रही होती है। द इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द फर्स्ट। The differential equations are classified by the highest order derivative they contain. Any nth order differential equation can be written. तो आपके पास इस तरीके से लिखी होगी ए नॉट ए एन आई डी एन आई अपॉन डी टी एन। इसका यदि अगर स्क्वायर में होती तो ये होती है डी स्क्वायर आई और डी टी स्क्वायर प्लस एन डी एन माइनस वन डी टी। तो ये आपके पास अप टिल आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें जा सकते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, the degree of an equation is the power to which highest order derivative appear after all possible algebraic algebraic reduction। उसके बाद आपके पास इस इक्वेशन में आई जो है वो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, टी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वी ऑफ टी आपके पास एनर्जी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्सिंग फंक्शन। द डिपेंडेंट वेरिएबल आई विच इज टू बी फाउंड इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स और सोल्यूशन। जारी बात है जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो आई की फॉर्म में आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपके पास बेसिकली आई एक डिपेंडेंट है और टी जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंट है। आई आपके पास डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि उसमें जो भी रिस्पॉन्स देना है वो जाहिर बात है दूसरे फैक्टर्स की बिना पर देना है, उसके हवाले से देना है, इसलिए वो डिपेंडेंट है। और उसी को उसका जो भी बिहेवियर होगा उसको हम रिस्पॉन्स या सोल्यूशन कहेंगे। Differential equation is linear if the dependent variable and all its derivatives are of first degree। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर उस वक्त कहलाएगी जब उसके डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव तमाम के तमाम फर्स्ट डिग्री हो। ऑल अदर इक्वेशंस आर नॉन लीनियर। A differential equation is said to be ordinary if it contains only total derivatives. For the type of circuit assumed in chapter 1, the differential equation that describe network will be ordinary linear differential equation with constant coefficients। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डिनरी किस सूरत में होगी? अगर इसके पास इट कंटेन्स ओनली टोटल, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ना हो, टोटल डेरिवेटिव्स हो, पूरी डिफरेंशिएशन हुई हो, पार्शियल इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास ना हो। तो हमारे पास जो भी होगी वो जारी बात है जो कंसिस्ट करेगी हमारे पास सर्किट्स के अंदर वो ऑर्डिनरी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। It should be remembered that the techniques we will discuss will not in general apply to non-linear differential equations.
इक्वेशन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कौन सी होती है? होमोजीनियस वो होती है जिसका रिजल्ट आपके पास जीरो हो, और v ऑफ टी जो है अगर जीरो ना हो तो वो इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजीनियस होगी। ये आपके पास अकेला v ऑफ टी के लिए नहीं है, ये होमोजीनियस कोई भी इक्वेशन हो जिसका रिजल्ट अगर जीरो ना हो रहा हो तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी, जिसका रिजल्ट आपके पास जीरो टोटल हो जाता हो वो आपके पास होमोजीनियस होगी। In electrical problem, the network is assumed to be initially in a known state with all voltages and current fixed. At an instant of time designated t is equal to zero, system is altered in a manner that can be represented by the opening or closing of one or more switches. The objective of analysis is to obtain mathematical equation for current, voltage, charge in terms of time measured from the instant equilibrium that was altered by the switching. ठीक है, वो बात बेसिकली ये कर रहा है कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये स्विच क्लोज नहीं है तो हमारे पास सर्किट ऑपरेटिव नहीं है। जैसे ही सर्किट ऑपरेटिव होगा तो हम ये तमाम पैरामीटर्स जो हमारे पास करंट, वोल्टेज, चार्ज इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो मेजर करेंगे फ्रॉम द इंस्टेंट इक्विलिब्रियम। वो क्या है? जो कि चेंज हुआ है बाय द स्विचिंग। In the network shown in figure 4.1, the switch K is changed from position 1 to 2 at the reference time t is equal to 0. After the switching has been taken place, the Kirchhoff voltage is LDI upon dt plus RI is equal to 0. ये अब आपको यहाँ से कंट्रोल नजर भी आ रहा है। इसको अगर आप यहाँ पे एनालाइज करें तो ये बनेगी आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इट कैन बी सॉल्व विद द वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, कैसे होगा? आपने क्या किया, डी आई अपॉन डी टी था, एल डी आई अपॉन डी टी, आपने एल यहां पर ले गए आर के नीचे और डी टी आप इधर ले गए और आई आप इसके नीचे ले आए। उसके बाद आपने इसको क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ तो ये नेचुरल लॉग आई हो गया, आपको पता है ये मैथ का रूल है। उसके बाद माइनस आर अपॉन एल, इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये टी रह गया और प्लस ये जो के आपके पास है ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। Where ln designates the logarithm is said to be base e is equal to 2.718. To simplify the form of equation, the constant k is redefined in terms of logarithm of another constant as k is equal to natural log k. यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट है वो अपने नेचुरल लॉग के बराबर है। तो इक्वेशन आपके पास क्या लिखी जा सकती है? नेचुरल लॉग आई इज इक्वल टू एल एन एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नेचुरल लॉग के आपके पास उसी तरीके से आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आपके पास क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम नेचुरल लॉग ई एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और आपके पास 10 log 10 10x इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। ऑल्सो फ्रॉम एल्गोरिथम वी नो दैट नेचुरल लॉग वाई, ये उसने फिर इसकी जो हमारे पास एल्गोरिथम का एक फीचर है वो यूज किया हुआ है जिसमें हमारे पास दो अगर आपस में इकट्ठे हो तो वो उनका जो सम होगा वो उसका मल्टीप्लाई सम अप जो उसका जो कह लें कि जो उसका लास्ट दोनों को ऐड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट की फॉर्म में नेचुरल लॉग होगा। सो द इक्वेशन 4.7 में बी रिटन एज, जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये टेक्निक, इसमें ये वाली टेक्निक इस साइड पे लगाई है यहाँ पर। जब आपने इसको ये वाली टेक्निक इधर लगाई तो ये आपके पास क्या हो गया? एल एन के इंटू ई माइनस आर टी अपॉन एल। विद द इक्वेशन इन दिस फॉर्म द एंटी लॉग में बी टेकन। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू के एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी अपॉन एल। It is assumed that switch is a make before break type and that the transition from position 1 to 2 does not cause an interruption to the current I. ब्रेक, मेक बिफोर ब्रेक का मतलब यह है कि पहले कनेक्शन होगा और बाद में पीछे से ब्रेकअप होगा, और जब ये ट्रांजिशन होगी 1 से 2 की तो ये कोई इंटरप्शन करंट को कॉज नहीं करेगी। डिफाइनिंग द कांस्टेंट के एज द एल्गोरिथम as the logarithm of another constant has simplified the form of solution. Equation 4.10 is the network response or solution. 4.10 कौन सी आपके पास? ये नेटवर्क रिस्पॉन्स और सोल्यूशन है। इसी की बेस पर आपका जो है वो रिस्पॉन्स कैलकुलेट होगा। The solution is free of derivative and expresses the relationship between the dependent and independent variable. That it is the solution can be verified by substituting equation 4.10 into equation 4.3.
4.10 को जो है आप 4.3 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4.3 आपके पास क्या है, वो ये वाली इक्वेशन है, इसमें आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप इसको इधर से वेरीफाई कर सकते हैं और ये इक्वल टू 0 ही आएगा। If the constant integration is evaluated, the solution is a particular solution. The general solution applies to any number of situations. A particular solution fits the specification of a particular problem. To evaluate the constant k, we must know something new about the problem, such as a pair of values of I and t. In this particular problem, we know that the current after switching has taken place must be just the same as before switching because of the inductor in the circuit. ये बड़ा important point है, मैं दोबारा repeat कर देता हूँ. To evaluate the constant k, we must know something new about the problem, such as new pair of values of I and t. In this particular problem, we know that the current after switching has taken place must be just the same as before switching because of the inductor in the circuit. इंडक्टर का काम चूंकि एनर्जी स्टोरेज का होता है, तो वो ये कहता है कि करंट को का आफ्टर स्विचिंग और बिफोर स्विचिंग फर्क नहीं होना चाहिए इस सूरत के अंदर. thus at t is equal to 0 we know that current has the value v of 0 is equal to v I of 0 is equal to v of r. This value is known as initial condition of the circuit. Substitution the required condition into 4.10. जब आप उसमें इसको पुट करेंगे, यहाँ v of r आपने इसकी जगह पुट कर दिया, यहाँ पर जब आपने इधर यहाँ पर आपने वो पुट की एक्सपोनेंशियल की जगह आपने t इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो आपके पास ये e ऑफ 0 आ गया और e ऑफ 0 आपको पता है 1 होता है, तो वी आर ऑफ r इज इक्वल टू k हो गया. द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल बिकम्स i इज इक्वल टू v ऑफ r एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी अपॉन एल. अब t की वैल्यू आप जो मर्जी डाल दें इनिशियल कंडीशन पे, तो आपके सामने k इज इक्वल टू v ऑफ r आ जाएगा. उसके बाद आपके पास कंसिडर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ये अब नॉन होमोजीनियस की बात आ जाती है. डी आई अपॉन डी टी है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, प्लस पी आई इज इक्वल टू क्यू वेयर पी इज अ कांस्टेंट एंड क्यू में बी अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी और अ कांस्टेंट. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले. जी एनीबडी? बताएं फिर. ये मैंने इतनी देर का आपसे पूछे तो जा रहा हूँ, आपको क्या इसमें समझ नहीं आई? पूछे. आपसे पहले जब आपसे जब पहले पूछा था तो आपने मुझे कहा वहां तक क्लियर है. वो जहां तक क्लियर था वहां तक, वहां से भी समझ नहीं आई है, वो ऐसी मुरब्बत में कह दिया था कि जी समझ आ गई. कह रहे नहीं आ रही तो फिर ठीक है, पेपर में तो पता लगेगा. फिर पेपर में तो मैंने नहीं ना पूछना कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. मेरा काम तो नहीं है. अब आप घर में बैठ के भी अगर शर्माने लग जाएंगे तो उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता. मैं तो आपकी शक्लें नहीं ना देख रहा. आप बच्चे तो नहीं हो यार आप लोग. अब मैं आप लोगों को ये चीजें भी समझाऊं कि आप लोगों ने मुझे बताना है या नहीं बताना. मैंने तो एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, नहीं आपको समझ आ रही, मेरा काम है आपको बताना. बताए कहाँ से समझ नहीं आई है? हम्म. नहीं मैं फिर आगे नहीं ना जाऊंगा यार. आगे वाला तो कॉन्सेप्ट इससे इसके ऊपर डिपेंडेंट है. या तो आप इसको यूं करें, अभी जो मैंने आपको बताया है इसको जरा आप पढ़ें एक दफा. मैं 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ. उसके बाद अगर इसमें आपको कोई सवाल नहीं, आपको नहीं कोई बात समझ आती तो मुझसे पूछे. मैं वेट कर लेता हूँ. इसको आप 10 मिनट देने इसको, और इसको आपने यहाँ तक पढ़ना है. ये जहाँ तक मैं पेज स्क्रॉल करके लेके जा रहा हूँ ना, देखते जाएगा ये यहाँ तक आपने इस तरह का. ये आर्टिकल 4.3 से पहले पहले तक पढ़े और मुझे बताएं. मैं 10 मिनट आपको दे रहा हूँ. ये अभी 12 बज रहे, तो 12:10 पे मैं दोबारा आपसे पूछूंगा.